अनोखा फैसला। मेरे गिने चुने मित्रों में एक राय रतन किशोर भी है। ये बहुत ही सहृदय, बहुत ही उदार, बहुत अधिक शिक्षित और एक बड़े ओहदेदार है। बहुत अच्छा वेतन पाने पर भी उनकी आमदनी खर्च के लिए काफी नहीं होती। रिश्वत तो नहीं लेते, कम से कम मैं नहीं जानता। हालांकि कहने वाले कहते हैं, लेकिन इतना जानता हूँ कि वे भत्ता बढ़ाने के लिए दौरे पर बहुत रहते हैं। यहाँ तक कि इसके लिए हर साल बजट की किसी दूसरी मद से रुपये निकालने पड़ते हैं। उनके अफसर पूछते हैं, इतने दौरे क्यों करते हो? तो जवाब देते हैं, इस जिले का काम ही ऐसा है कि जब तक खूब दौरे न किए जाएं, रियाया शांत नहीं रह सकती। लेकिन मजा तो यह है कि राय साहब उतने दौरे वास्तव में नहीं करते जितने कि अपने रोजनामचे में लिखते हैं। उनके पड़ाव शहर से 50 मील पर होते हैं। खेमे वहां गड़े रहते हैं, कैंप के अमले वहां पड़े रहते हैं और राय साहब भी घर पर मित्रों के साथ गपशप करते रहते हैं। पर किसी की मजाल कि राय साहब की नेक नियति पर संदेह कर सके। एक दिन मैं उनसे मिलने गया। उस समय वे अपने घसियारे दमड़ी को डांट रहे थे। दमड़ी रात दिन का नौकर था, लेकिन घर रोटी खाने जाया करता था। उसका घर थोड़ी ही दूर एक गांव में था। कल रात किसी कारण से वापस न आ सका, इसलिए डांट पड़ रही थी। जब हम तुम्हें रात दिन के लिए रखे हुए हैं, तो तुम घर पर क्यों रहे? हुजूर, एक मेहमान आ गए थे, इसी वजह से ना आ सका। सरकार, अब कभी ऐसी खता ना होगी। 2 रुपए जुर्माना। दमड़ी रोता हुआ चला गया। 2 रुपये जुर्माना ठुक गया। यह एक रात को गैर हाजिर होने की सजा थी। बेचारा दिन भर का काम कर चुका था, रात को यहाँ सोया न था, उसका दंड। और घर बैठे भत्ते उड़ाने वालों को कोई नहीं पूछता, कोई दंड नहीं देता। दंड तो मिले और ऐसा मिले कि जिंदगी भर याद रहे, पर पकड़ना ही तो मुश्किल है। दमड़ी भी अगर होशियार होता तो जरा रात रहते आकर कोठरी में सो जाता, फिर किसे खबर होती कि वह रात को कहाँ रहा। पर दमड़ी चालाक चंट न था। दमड़ी के पास कुल 6 बीघे जमीन थी, पर इतने ही प्राणियों का खर्च भी था। उसके 2 लड़के, 2 लड़कियां और स्त्री सब खेती में लगे रहते थे। फिर भी पेट की रोटियां नहीं मयस्सर होती थीं। इतनी जमीन क्या सोना उगल देती? अगर सबके सब घर से निकल कुछ काम करने लगते तो आराम से रह सकते थे। लेकिन मौरूसी किसान खेती का काम छोड़कर कोई और काम करने का अपमान न सह सकता था। भरपूर 2 वक्त की रोटी नसीब हो मुश्किल था, लेकिन अपनी प्रतिष्ठा के लिए 2 बैल बांध रखे थे। उसके वेतन का बड़ा भाग बैलों के दाने चारे में ही उड़ जाता था। ये सारी तकलीफें मंजूर थी, पर खेती छोड़कर कुछ और काम करना मंजूर न था। किसान की जो प्रतिष्ठा है वह किसी और की नहीं हो सकती है, चाहे वह रुपया रोज ही क्यों न कमाए। एक दिन राय साहब उसे सर्दी से कांपते देखकर बोले, कपड़े क्यों नहीं बनवाता? कांप क्यों रहा है? सरकार, पेट की रोटी तो पूरी ही नहीं पड़ती, कपड़े कहाँ से बनवाऊं? बैलों को बेच क्यों नहीं डालता? सैकड़ों बार समझा चुका हूं, लेकिन न जाने क्यों इतनी छोटी सी बात तेरे समझ में नहीं आती। सरकार, बिरादरी में कहीं मुंह दिखाने लायक न रहूंगा। लड़की की सगाई न हो पाएगी, बहुत बदनामी होगी। इन्हीं हिमाकतों से तुम लोगों की यह दुर्गति हो रही है। क्यों मुंशी जी, इस पागलपन का भी कोई इलाज है? जाड़ों मर रहे हैं, पर दरवाजे पर बैल जरूर बांधेंगे। जनाब, यह तो अपनी अपनी समझ है। ऐसी समझ को दूर से सलाम कीजिए। मेरे यहाँ कई पुश्तों से जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता था। कई हजार रुपयों पर पानी फिर जाता था। गाना होता था, दावतें होती थी, रिश्तेदारों को न्योते दिए जाते थे, गरीबों को कपड़े बांटे जाते थे। वालिद साहब के बाद पहले ही साल मैंने उत्सव बंद कर दिया। फायदा क्या?
मुफ्त में 4-5 हजार की चपत पड़ती थी। सारे कस्बे में बवाल मचा, आवाजें कसी गईं, किसी ने नास्तिक कहा, लेकिन यहां इन बातों की क्या परवाह। आखिर थोड़े ही दिनों में सारा कोलाहल शांत हो गया। अजीब बड़ी दिल लगी थी। कस्बे में किसी के यहां शादी हो, लकड़ी मुझसे ले, पुश्तों से रस्म चली आ रही थी। पिताजी तो दूसरों से दरख्त मोल लेकर इस रस्म को निभाते थे। थी हिमाकत या नहीं? मैंने फौरन लकड़ी देना बंद कर दिया। इस पर भी लोग बहुत रोए धोए, लेकिन दूसरों का रोना धोना सुनूं या अपना फायदा देखूं? मैं सोचने लगा कि दोनों में कौन सा भय है, कुल प्रतिष्ठा का प्राण देने वाला मूर्ख दमड़ी या धन पर कुल मर्यादा को बलि देने वाले राय रतन किशोर। एक बार राय साहब के इजलास में एक बड़े मार्के का मुकदमा पेश था। शहर का एक रईस बड़े अपराध के मामले में फंस गया था। उसकी जमानत के लिए राय साहब की खुशामदें होने लगीं। इज्जत की बात थी। रईस साहब का हुक्म था कि चाहे रियासत बिक जाए, पर इस मुकदमे से बेदाग निकल जाऊं। डालियां लगाई गईं, सिफारिशें पहुंचाई गईं, पर राय साहब पर कोई असर न हुआ। रईस के आदमियों को प्रत्यक्ष रूप से रिश्वत की चर्चा करने की हिम्मत न पड़ती थी। आखिर जब कोई बस न चला तो रईस की स्त्री ने राय साहब की स्त्री से मिलकर सौदा पटाने की ठानी। रात के 10 बजे थे। दोनों महिलाओं में बातें होने लगीं। 20,000 की बातचीत थी। राय साहब की पत्नी तो इतनी खुश हुई कि उसी वक्त राय साहब के पास दौड़ी हुई आईं और कहने लगीं, ले लो, तुम न लोगे तो मैं ले लूंगी। इतनी बेसब्र ना हो। वे तुम्हें अपने दिल में क्या समझेंगी? कुछ अपनी इज्जत का भी ख्याल है या नहीं? माना कि रकम बड़ी है, लेकिन एक सिविलियन की इज्जत भी तो कोई मामूली चीज नहीं है। तुम्हें पहले बिगड़कर कहना चाहिए था कि मुझसे ऐसी बेहुदी बातचीत करनी हो तो यहां से चली जाओ। मैं अपने कानों से नहीं सुनना चाहती। यह तो मैंने पहले ही किया, बिगड़कर खूब खरी खोटी सुनाई। क्या इतना भी नहीं जानती? बेचारी मेरे पैरों पर सिर रखकर रोने लगी। यह कहा था कि राय साहब से कहूंगी तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। अजी, मैं न जाने ऐसी कितनी ही बातें कह चुकी, लेकिन किसी तरह टाले नहीं टलती। रो रो कर जान दे रही है। उससे वादा तो नहीं कर लिया? वादा? मैं तो रुपये लेकर संदूक में भी रखाई। कितनी जबरदस्त अहमक हो। ना मालूम ईश्वर तुम्हें कभी समझ भी देगा या नहीं। मुझसे कहा तक नहीं और रुपये लेकर संदूक में दाखिल कर दिए। अगर किसी तरह बात खुल जाए तो कहीं का ना रहूंगा। तो भाई सोच लो, अगर कुछ गड़बड़ हो तो मैं जाकर रुपये लौटा दूं। फिर वही हिमाकत। अरे, अब जो कुछ होना था हो चुका। ईश्वर पर भरोसा करके जमानत देनी पड़ेगी, लेकिन हिमाकत में शक नहीं। जानती हो, यह सांप के बिल में हाथ डालना है। यह भी जानती हो कि मुझे ऐसी बातों से कितनी नफरत है, फिर भी बेसब्र हो जाती हो। अब की बार तुम्हारी हिमाकत से मेरा व्रत टूट रहा है। मैंने दिल में ठान लिया था कि अब इस मामले में हाथ नहीं डालूंगा, लेकिन तुम्हारी हिमाकत के मारे मेरी कुछ चलने भी पाए। इधर तो पति पत्नी में यह अभिनय हो रहा था, उधर दमड़ी उसी वक्त अपने गांव के मुखिया के खेत में जुआर काट रहा था। आज वह रात भर की छुट्टी लेकर घर गया था। बैलों के लिए चारे का एक दिन का भी न था। अभी वेतन मिलने में कई दिनों की देर थी। मोल ले नहीं सकता था। घर वालों ने दिन में कुछ घास छील कर खिलाई तो थी, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा। उतनी घास से क्या हो सकता था? दोनों बैल भूखे खड़े थे। दमड़ी को देखते ही दोनों बैल पूंछ खड़ी करके हुंकारने लगे। जब वह पास गया तो दोनों उसकी हथेलियां चाटने लगे। बेचारा मन महसूस कर रह गया। सोचा, इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता, सवेरे किसी से कुछ उधार लेकर चारा लाऊंगा। लेकिन जब 11 बजे रात उसकी आंख खुली तो देखा कि दोनों बैल अभी तक नान पर खड़े हैं। उनकी क्षुधा वेदना देखकर उसकी आंखें सजल हो आईं। किसान को अपने बैल अपने लड़कों की तरह प्यारे होते हैं। वह उन्हें पशु नहीं, अपना मित्र और सहायक समझता है। बैलों को भूखे खड़े देखकर नींद आंखों से भाग गई। कुछ सोचता हुआ धीरे धीरे उठा।
हंसिया निकाली और चारे की फिक्र में निकल पड़ा। गांव के बाहर बाजरे और जुआर के खेत खड़े थे। कुछ जुआर और बाजरे खेत के बाहर अपने आप उगाए थे। उसे देख दमड़ी खुश हो गया कि इस जुआर और बाजरे पर तो किसी का हक नहीं है, ये तो खेत के बाहर है। अब दमड़ी ने केवल उतना ही चारा काटा जितना बैलों को रात भर के लिए काफी हो। सोचा अगर किसी ने पूछ लिया तो कह दूंगा बैल भूखे थे इसलिए काट लिया और यह खेत के बाहर लगा था। उसे विश्वास था कि चारे के लिए कोई मुझे पकड़ नहीं सकता क्योंकि मैंने किसी के खेत से थोड़े ही काटा है, अतः यह चोरी तो है नहीं। फिर ऐसा निर्दयी कौन है जो मुझ जैसे बेकसूर को पकड़ ले। बहुत पूछेगा तो दिखा दूंगा कि खेत के अंदर से नहीं बाहर से काटा है। उसने बहुत सोचा विचारा। गांव के लोग दमड़ी को चारा लिए जाते देखकर बिगड़ते जरूर, पर कोई चोरी के इल्जाम में न फंसाता। लेकिन संयोग से थाने का सिपाही उधर से जा रहा था। तभी दमड़ी को चारा कंधे पर उठाते देखा तो संदेह हुआ, इतनी रात गए कौन चारा काटता है? हो ना हो कोई चोरी से काट लाया है। डांट कर बोला, कौन चारा लिए जाता है? खड़ा रह। दमड़ी ने चौंक कर पीछे देखा तो थाने का सिपाही। हाथ पांव फूल गए। कांपते हुए बोला, हुजूर, चोरी नहीं की है, देख लीजिए, खेत के बाहर लगा था। खेत के बाहर हो या अंदर, खेत किसका है? बलदेव महतो का। सिपाही ने समझा लिया था शिकार फंसा, इससे कुछ ऐंठूंगा। लेकिन वहां क्या रखा था? पकड़कर गांव में लाया और जब वहां भी कुछ हत्थे चढ़ता न दिखाई दिया तो थाने ले गया। थानेदार ने चालान कर दिया। मुकदमा राय साहब के ही इजलास में पेश किया। राय साहब ने दमड़ी को फंसे हुए देखा तो हमदर्दी के बदले कठोरता से काम लिया। बोले, यह मेरी बदनामी की बात है, तेरा क्या बिगड़ा? साल 6 महीने की सजा हो जाएगी। शर्मिंदा तो मुझे होना पड़ रहा है। लोग तो यही कहते होंगे कि राय साहब के आदमी ऐसे बदमाश और चोर हैं। तू मेरा नौकर ना होता तो मैं हल्की सजा देता, लेकिन तू मेरा नौकर है, इसलिए कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मैं यह नहीं सुन सकता कि राय साहब ने अपने नौकर के साथ रियायत की। यह कहकर राय साहब ने दमड़ी के 6 महीने की सख्त कैद का हुक्म सुना दिया और उसी दिन उन्होंने स्वयं अपराध के मुकदमे में जमानत भी ले ली।